गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए बहुत दिन के बाद हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। सबसे पहले उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास करेंगे और पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। ओके, एक्चुअली सेंटेंस क्या होता है और इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसके पार्ट्स को किस तरीक़ा से डिवाइड किया गया है, ठीक है, किस आधार पर इनको बांटा गया है और जिनको बांटा गया है, ठीक है, और उनको किस तरीक़ा से समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, हेडिंग दिया हुआ है सर कि सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, यानी सेंटेंस और इसके टाइप्स, प्रकार। ओके, सबसे पहले इससे पहले भी हम लोग देखेंगे सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि डिफिनेशन जो होता है ना आपका बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफिनेशन को उतारने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ कि डिफिनेशन। ओके, एक्चुअली सेंटेंस होता क्या चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस। ओके, तो लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच प्रोवाइड अ कंप्लीट सेंस। ओके, इट मीन्स क्या हुआ कि शब्दों का समूह, ठीक है, शब्दों का समूह, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है, जो देता है, ठीक है, जो प्रदान करता है, एक पूरा पूरा अर्थ देता है, पूरा पूरा मीनिंग देता है, वो आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ओके, बात आ गई समझ में। वंस अगेन, ठीक है, आई वांट टू रिपीट दैट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, यानी सेंटेंस जो होता है वो आपका शब्दों का एक समूह होता है जो पूरा पूरा एक अर्थ देता है, पूरा पूरा एक मीनिंग प्रदान करता है, वो सेंटेंस होता है ना। और इस शब्दों का समूह होगा। और वर्ड का डिफिनेशन हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वर्ड जो होता है वो लेटर का समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे टोटल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरी तरीक़ा से एक सेंटेंस बनने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए 3 कंपोनेंट की बहुत आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज वर्ब एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीनों जो टर्म होते हैं ना, ये तीनों जो शब्द होते हैं, ठीक है, ये जो कंपोनेंट होते हैं एक सेंटेंस को फुल्ली मीनिंगफुल बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। ओके, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है सर, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज वर्ब एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। ओके, इस सेंटेंस का निर्माण करते हैं 3 चीज़ मिलकर। ओके, तो सेंटेंस के डिफिनेशन को हम लोग समझ लिए। यहाँ पे सेंटेंस के टाइप्स को समझते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होता है, कौन कौन होते हैं। तो देखिए सेंटेंस टाइप्स लिखा हुआ है और सेंटेंस के टाइप्स को 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, 2 बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, अगर पहला हम लोग समझना चाहेंगे, ठीक है, पहला अगर बेस को समझना चाहेंगे, ठीक है, कैटेगरी को समझना चाहेंगे, तो सेंटेंस को पहला कैटेगरी में बांटा गया है वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पे आप ये भी कह लीजिए कि काम के आधार पे सेंटेंस को बांटा गया है, पहला तरीका से हम बांटते हैं। सेकेंड वन देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को दूसरी तरह से बांटा गया है। ठीक है, एक होता है आपका संरचना के आधार पे, बनावट के आधार पे सेंटेंस का प्रकार। अब एक होता है आपका फंक्शन के आधार पे, आप यूँ ही कह लीजिए काम के आधार पे, ठीक है, सेंटेंस को बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस जो होता है वो फंक्शन के आधार पे कितने प्रकार हो जाते हैं सेंटेंस को, सेंटेंस का। तो यहाँ पे सेंटेंस के कितने टाइप हो जाते हैं सर, 5 होते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंटेंस सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ठीक है, 5 टाइप्स सेंटेंस के होते हैं फंक्शन के आधार पे। अगर यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर संरचना के आधार पे सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं और फंक्शन के आधार पे सेंटेंस जो होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे, ठीक है, कि जो आपका सेंटेंस का जो टाइप्स होता है वो जो बांटा गया है 2 टाइप से, फंक्शन के आधार पे और आपका स्ट्रक्चर के आधार पे, उसके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए हम लोग टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, ओके,
देखिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, चीज़ें कि सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पे मैं बताया आप लोगों को पहले स्लाइड में कि ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस देयर आर 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप ये भी कह लीजिए कि इसका एक और नेम होता है जिसका नाम होता है सर असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। अब 5 में से फर्स्ट जो आपका टाइप्स होता है उसका नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। आप डिक्लेरेटिव बोलो या फिर आप असर्टिव बोलो, दोनों एक ही चीज़ होगा। ओके। सेकेंड वन देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, ठीक है, इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वो किसी से क्वेश्चन आस्क करने के लिए करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। क्लियर, ठीक है। और थर्ड वन जो है इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसमें हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, कमांड करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। और आपका जो फोर्थ वन है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग किसी को कर्स करते हैं, किसी को श्राप देते हैं और किसी को हम लोग आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। दुआ बददुआ जो होती हैं, ठीक है, वो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाता है। और जो फिफ्थ वन है, जो लास्ट वन है, इसका नाम होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर के जो अचानक जो भावनाएं होती हैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, उसको बताने की कोशिश करता है। ओके गाइज, हम लोग देख लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस जो 5 इसके टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, एक ओपिनियन होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, उसका एक ओपिनियन होता है, उसका एक स्टेटमेंट होता है। क्लियर। और जो सेकेंड है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन पूछने का काम आता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है इम्परेटिव होता है जो किसी को सजेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और, ठीक है, कमांड देने का काम करता है। और चौथा जो इम्परेटिव सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस होता है किसी को कर्स और किसी को आशीर्वाद, ठीक है, ब्लेसिंग करने की काम आता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है फिफ्थ वन, ये किसी भी व्यक्ति के अंदर के जो अचानक फीलिंग होती है उसको बयां करता है, उसको दिखाता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी नाम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं ना, उनका नाम क्या क्या होते हैं, फिर मैं इन लोग को डिस्क्राइब करके आपको अलग अलग करके बताऊँगा, ठीक है, कि डिक्लेरेटिव का होता है, इंट्रोगेटिव का होता है, इम्परेटिव, असर्टिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव और आपके एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं। ओके, तो आप देख ले रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। आई होप आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होंगी चीज़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा अब तक मैं जितना बताया। मैं आप लोग को अभी 2-3 चीज़ें बताया हूँ। पहला मैं बताया कि सेंटेंस क्या होता है, दूसरा मैं बताया कि सेंटेंस को किस आधार पे बांटा गया है और कितना आधार पे बांटा गया है, तो फिर वो आधार क्या है। मैं बताया कि सेंटेंस को 2 आधार पे बांटा गया है, एक आपका फंक्शन के आधार पे और दूसरा आपका स्ट्रक्चर के आधार पे। फंक्शन के आधार पे मैंने बताया आप लोगों को, फंक्शन के आधार पे जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। और स्ट्रक्चर के आधार पे जो सेंटेंस होता है सर, वो आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आइए ना हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे भी, ठीक है, हम लोग सेंटेंस को समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन होते हैं। क्लियर, मैं इसको इरेज करूँ, ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, चीज़ों को समझ लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। देखिए सर, सेकेंड आपका है, ठीक है, मैं बांटने की कोशिश करता हूँ दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के आधार पे जो सेंटेंस होता है सर, वो 3 प्रकार का होता है, मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। कौन कौन होता है आइए समझते हैं, ठीक है। पहला जो होता है सर, एक आपका सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है। और दूसरा जो होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। और जो थर्ड वन होता है सर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ओके, कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और एक और सेंटेंस बन जाता है जो कहीं अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, बस ये दोनों कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस को जब मिक्स कर देते हैं ना, तो एक सेंटेंस और निर्माण होता है जिसका नाम होता है कंपाउंड कम्प्लेक्स भाव, ठीक है ना, या फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना, सेंटेंस होता है।
समझ गए ना। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मिला देंगे तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। वो अलग से नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को बताकर। तो ये आपके स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार का होगा। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड वन इज कंपाउंड एंड थर्ड वन इज आपका हो जाएगा सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, क्लियर होगा। तो मैं दोनों टाइप पे आपको बता दिया, दोनों बेसिस पे। पहला बता दिया फंक्शन के बेसिस पे और सेकंड बता दिया मैं आप लोग को स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंस को समझने की, और सबसे पहले उसी को क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको देखिए, समझिए। ओके देखिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर पहली बार अगर सेंटेंस को पढ़ाने की कोशिश करूँ तो आपका लिखा हुआ यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, जिसका एक और नाम हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, पिछले स्लाइड में, किसका नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी आप असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हो। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, या फिर आप यूँ ही कह लो कि एक ओपिनियन होता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में उसका क्या सोच है, क्या ओपिनियन है, क्या उसका स्टेटमेंट है, उसके बारे में बताता है। तो लिखा हुआ है कि अ सेंटेंस सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेज एन ओपिनियन, ठीक है। ये जो सेंटेंस होता है ना, एक आपका सामान्यतः स्टेटमेंट का निर्माण करता है, एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, या फिर आप यूँ कह लो कि एक ओपिनियन को बताता है, ठीक है ना। ये आपका किसी व्यक्ति के विचार को बताता है, उसके थॉट को बताता है। आगे लिखा हुआ है कि दे आर पंक्चुएटेड, ठीक है, दे आर पंक्चुएटेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कहने का मतलब इसका क्या है कि दे आर पंक्चुएटेड विथ पीरियड। पीरियड मतलब होता है फुल स्टॉप। यानी जब भी असर्टिव सेंटेंस आएगा, जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस आएगा, तो इसके अंत में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप दैट इज कॉल्ड द पीरियड, ठीक है ना। यानी सेंटेंस के लास्ट में हम लोगों को एक फुल स्टॉप देनी होती है सेंटेंस को फिनिश करने के लिए, ठीक है। यानी आप ये भी कह लो ओवरऑल कि सेंटेंस अगर डिक्लेरेटिव हो, असर्टिव हो, तो उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। बात यहीं तक नहीं है, बात और देखिएगा। बात है सर कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ना, वो आपका ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव ही होता है। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी व्यक्ति का जो स्टेटमेंट होता है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और आपका अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट दो प्रकार के हो सकता है सर, एक आपका पॉजिटिव हो सकता है और एक आपका निगेटिव हो सकता है। यानी मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड विच इज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप उसको पहले देख लो, ठीक है। लिखा हुआ है राम इज हैप्पी, राम हैप्पी है, इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे किसी के ओपिनियन के बारे में बता रहा है कि जो व्यक्ति है जो इस सेंटेंस को बोल रहा होगा, वो राम के बारे में उसका ओपिनियन क्या है, उस चीज़ को बता रहा है कि राम खुश है, ठीक है। देखिए पॉजिटिव ओपिनियन है किसी व्यक्ति का, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। राधा इज नॉट माय बोसम फ्रेंड, ठीक है, राधा जो है वो मेरी बोसम फ्रेंड नहीं है, जिगरी दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे जो ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही दिया गया है, लेकिन एक निगेटिव इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो आप समझ गए ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक आपका अफर्मेटिव होता है, दूसरा आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। और क्या होता है सर असर्टिव सेंटेंस? एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, एक ओपिनियन होता है, और ओपिनियन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दिया। अब एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब भी असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके अंत में हम लोग पीरियड देंगे, यानी फुल स्टॉप देंगे। क्लियर हो गया सर? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, आगे में देखेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा और ना आगे होगा, ठीक है। मैं फुल्ली आपको कंसेप्ट को क्लियर करता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर, अगर बांटने की कोशिश करते हैं तो असर्टिव को दो पार्ट में बांट देंगे हम लोग। पहला हो जाएगा सर, ठीक है, अफर्मेटिव, ओके, अफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, और सेकेंड वन इज, ओके,
सेकेंड वन इज निगेटिव। ओके, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोनों जो सेंटेंस लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों स्टेटमेंट ही है, ठीक है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को बताएगा और ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट को बताएगा। आई होप आप लोग को अच्छा से क्लियर हो गया होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, एक ओपिनियन होता है किसी व्यक्ति का, और ओपिनियन जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यदि ओपिनियन आपका, यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव रहा तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। अब यदि वो ओपिनियन आपका नेगेटिव रहा तो उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। इसके बाद और कुछ नहीं है सर, आपका असर्टिव सेंटेंस में फिनिश हो गया, ठीक है। अब ये बहुत ईजी बातें थी जो मैं आप लोग को बताने की कोशिश किया और बता दिया, ठीक है। वंस अगेन, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव होगा तो अफर्मेटिव बोलोगे, अब आपका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बोलोगे सेंटेंस, ठीक है। अब इसके अंत में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट आपका है फंक्शन के आधार पर ही दूसरा हम पहला पढ़ लिए हैं। क्या होता है सर, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसको असर्टिव सेंटेंस आप कहते हैं। सेकेंड वन देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलने से ही पता चलता है कि वैसा सेंटेंस जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछने का काम आएगा, ठीक है, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आप देख सकते हो कि आपके सामने लिखा हुआ है सेंटेंस इंट्रोगेटिव। ओके, अब देखिए लिखा हुआ है कि सेंटेंसेस डेट आस्क क्वेश्चंस, यानी वैसे सेंटेंस, ठीक है, जिनका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन आस्क करने के लिए करते हैं, क्वेश्चन अराइज करने के लिए करते हैं, वो आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो सेंटेंसेस डेट आस्क क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसके बारे में पॉइंट क्या है सर, इसके बारे में पॉइंट है कि दे आर इन इन्वर्जन, कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो आपके इन्वर्जन फॉर्म में होते हैं। इन्वर्जन फॉर्म इन द सेंस पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन कहने का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब के रख देते हो, वो आपका जो सेंटेंस होता है वो आपका इन्वर्जन फॉर्म में हो जाता है। फिर से समझिएगा, इन्वर्जन फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखते हैं, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं ना, तो वो आपका इन्वर्जन फॉर्म कहलाता है। सेकेंड देखिए पॉइंट है क्या, कि दे आर पंक्चुएटेड विथ क्वेश्चन मार्क। जो आपके आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके अंत में यानी उनको पंक्चुएट किया जाता है, क्वेश्चन मार्क से पंक्चुएट किया जाएगा, यानी उनके लास्ट में हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क को दिखाएंगे और लिखना पड़ेगा, वरना सेंटेंस गलत हो सकता है, गलत ही हो जाएगा, ठीक है। कि सेंटेंस के लास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे सर, क्वेश्चन मार्क का। क्लियर, ठीक है। तो दे आर पंक्चुएटेड विथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 3 पॉइंट है कि सेंटेंस डेट आस्क क्वेश्चन, वैसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे, इंट्रोगेटिव कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उनको इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाता है, यानी सब्जेक्ट को जो वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, ठीक है। थर्ड वन है कि दे आर पंक्चुएटेड विथ क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में पुट करेंगे। क्वेश्चन मार्क का एक और नाम होता है सर, जिसको नाम हम लोग देते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन नाम का अनदर नेम होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसके प्रकार क्या मतलब कौन कौन होते हैं, इसको बांटा कैसे गया है, ठीक है ना, कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सर समझते हैं, ठीक है। पहली बात को हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बांटा किस तरीक़ा से गया, उसको हम लोग बांट कर देख लेते हैं सर। पहला जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर क्या, क्लोज इंडेड। ओके, क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सर क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है ना। यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, आपको बात तो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्लोज इंडेड पहला टाइप हुआ इंट्रोगेटिव का, ठीक है, जिसको हम लोग यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसको इट डिमांड्स ओके, इट डिमांड्स कंफर्मेशन, इट डिमांड्स
कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, ये आपको कन्फर्मेशन की डिमांड करता है, यानी केवल ये आपका कन्फर्म होना चाहता है। देखिए मैं समझाता हूँ। क्लोज इंडेड सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन जिसको हम लोग यस नो बोलते हैं। यस नो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपका क्लोज इंडेड होता है या फिर जो यस नो क्वेश्चन होता है, इसका हम लोग आंसर यस नो में दे सकते हैं, इसलिए इसका नाम यस नो होता है। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, किसी से पूछते हैं हम कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या तुम मुझे जानते हो, तो अगर व्यक्ति वह जानता होगा तो यस बोलेगा, यदि नहीं जानता होगा तो नो बोलेगा, ठीक है ना। तो ये केवल कन्फर्म करवाना चाहता है, कन्फर्म होना चाहता है, बस यस नो देकर आप कन्फर्म कर दो, ठीक है ना। इसीलिए लिखा हुआ कि इट डिमांड्स कन्फर्मेशन, यानी कि क्लोज इंडेड जो सेंटेंस होती है, इसमें डिमांड होती है कन्फर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन आपको पूरा नहीं देना है, पूरा आपको आंसर व्यापक तरीके से नहीं देना है, रीजन नहीं मेंशन करना है, इसमें बस आप यस नो कहकर काम चला लेते हो और सामने वाला बंदा जो होता है वो कन्फर्म हो जाता है आपसे कि आपकी जो जवाब है उससे वो सेटिस्फाई हो जाता है कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ है। समझे ना। ये क्लोज इंडेड का मतलब समझ गए होंगे सर, ठीक है। इंट्रोगेटिव का ही टाइप होता है क्लोज इंडेड यस नो क्वेश्चन, इसका जवाब यस नो में देना पॉसिबल होता है, ये कन्फर्मेशन की डिमांड करता है, ओके, केवल पुष्टि चाहता है करवाना। आइए, ये पहला था, ठीक है, ये पहला था। दूसरा के बारे में देखिएगा, दूसरा होता है सर ओपन इंडेड, ठीक है, ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, ओपन इंडेड, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सर, जिसको हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं, WH सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड लगे होते हैं WH, जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ये सब वर्ड के द्वारा हम लोग, ये सब वर्ड के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन जो पूछेंगे उसी को हम लोग ओपन इंडेड क्या बोलते हैं, ओपन इंडेड सेंटेंस या क्वेश्चन बोलते हैं, या फिर WH क्वेश्चन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन जो होता है आपका, अभी और टाइप है इसका, दो टाइप में बताया आप लोग को। पहला बताया क्लोज इंडेड क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन, दूसरा बताया ओपन इंडेड क्वेश्चन WH क्वेश्चन। इट डिमांड्स, ओके, इट डिमांड्स इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है, यानी कि आप इसमें उत्तर तो दोगे, लेकिन इसमें उत्तर आप यस नो में नहीं उत्तर दोगे, आप पूरा रीजन बताओगे, पूरा इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है, कि जो क्वेश्चन पूछा उसका जो उत्तर होगा वो एक पूरा व्यापक रूप में होगा, ठीक है, आप रीजन बताओगे, इन्फॉर्मेशन बताओगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आइए एग्जांपल से इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि किस तरीक़ा से इसको कहा जा सकता है। जैसे पहला एग्जांपल मैं लिया आपसे, ठीक है, डू यू रेडी, डू यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। एक क्वेश्चन हम पूछे सर क्या तुम तैयार हो, ठीक है, तो इसमें अगर आप तैयार होगे तो यस बोल दोगे और नहीं तैयार होगे तो नो बोल दोगे, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका किसका एग्जांपल है सर, ये आपका है यस नो सेंटेंस, यानी क्लोज इंडेड का एग्जांपल हुआ, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल देख लीजिए सर, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ओके, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसमें आप यस नो कहकर आप आंसर नहीं कर सकते, इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना होगा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि WH वर्ड है, या आपका ओपन इंडेड सेंटेंस है, क्वेश्चन है जिसमें व्हाट आपका WH वर्ड है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन WH वर्ड के माध्यम से पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, उसको ओपन इंडेड बोलोगे। और जब क्वेश्चन, ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब की मदद से, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव यानी कि क्लोज इंडेड, इंट्रोगेटिव में क्लोज इंडेड यस नो क्वेश्चन बोलेंगे, इसमें आप कंफर्म करोगे, है ना। दोनों तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन यस नो है ही, क्लोज इंडेड है, वो आपका ओपन इंडेड है, इसमें कंफर्म होना चाहता है और उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। देखिए इन्वर्जन फॉर्म में है ना, इन्वर्जन फॉर्म कहने का मतलब क्या था मेरा, कि सब्जेक्ट को पहले क्या रखोगे, वर्ब रखोगे, यानी वर्ब को पुट करोगे सब्जेक्ट के पहले, तो आपका जो सेंटेंस हो गया ना, ये किस फॉर्म में है सर, ये आपका इन्वर्जन फॉर्म में है, ठीक है ना, इन्वर्जन फॉर्म में है, ओके। इन्वर्जन फॉर्म में है, ये भी आप देखो, ये भी आपका इन्वर्जन फॉर्म में है, समझे। तो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपका इन्वर्जन फॉर्म में होता है। क्लियर, बात स्पष्ट हो गई होंगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो टाइप में आप लोग को बताया, पहला बताया क्लोज इंडेड, दूसरा बताया आपका ओपन इंडेड। इसको इरेज करके तीसरा जो थर्ड वन है इसको मैं बताने की आप लोग को कोशिश करता हूँ। सॉरी, देखिए सर यहाँ पे
जो थर्ड वन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं। ओके, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें चॉइस आपका होता है। ओके, इट गिव्स ठीक है अ चॉइस, है ना। इट गिव्स अ चॉइस एमंग टू और थ्री, ठीक है, 2 और 3। देखिए ये कहना चाह रहा है कि इट गिव्स अ चॉइस एमंग 2 और 3, ठीक है, यानी 2 और 3 के बीच में जो होता है ना, ये चॉइस आपको दिखाता है कि आपकी चॉइस का, अल्टरनेट का मतलब ही होता है चॉइस, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे सर आप, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा है सर कि मैं जो वीडियो जो है मैं पॉज करके आप लोग को यहाँ पे जो भी चीज़ें बड़ी लिखनी होती है मैं आपको पॉज करके लिखता हूँ, इसलिए वीडियो जो हो वो लंबा नहीं बने, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में बता रहा था कि इंट्रोगेटिव का एक और प्रकार होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। ये ऐसा क्वेश्चंस होता है, ठीक है, जो आपको चॉइस देता है एमंग 2 और मोर क्वेश्चंस, यानी 2 और 2 से ज़्यादा आंसर्स के बीच में वो क्या देता है सर, चॉइस देता है, ठीक है ना, विकल्प देता है। ओके, इसलिए देयर फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो कॉल्ड चॉइस क्वेश्चंस, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग और क्या कहते हैं सर, किस नाम से जानते हैं, चॉइस क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन समझ गए होंगे कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो होता है वो इंट्रोगेटिव का ही पार्ट होता है, इसमें आपका चॉइस होता है 2 और 2 से ज़्यादा आंसर्स का, ठीक है ना। इसलिए इनको चॉइस क्वेश्चन भी कहा जाता है, ठीक है। अब फोर्थ देखिए टैग क्वेश्चन। टैग के बारे में आप लोग जाने होंगे, क्वेश्चन टैग में पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग भी एक प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन ही होता है जो सामने वाला से कंफर्म होना चाहता है, ठीक है। तो ये भी एक इंट्रोगेटिव में ही आता है, समझ गए ना। तो ओवरऑल में समझाने की कोशिश किया आप लोग को 4 चीज़ें इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव को 4 तरीका से बांटा गया है। पहला यस नो, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोज इंडेड बोल रहे थे। और दूसरा हम पढ़े थे ओपन इंडेड, जिसको हम WH बोल रहे थे। और तीसरा आपके सामने अल्टरनेटिव क्वेश्चंस है, जिसको हम लोग जिसमें हम लोग चॉइस को दिखाते हैं। और जो चौथा वो आपका टैग क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग छोटा सा क्वेश्चन तैयार करते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैं आप लोग को बताने की कोशिश किया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करते हैं अगला सेंटेंस को, ठीक है। तो आप समझिए इसको, देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। ओके, एक सेकेंड। देखिए सर, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को लिख दिया हूँ, ठीक है, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस का। कि डू यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, ठीक है। डू यू प्रेफर, क्या तुम पसंद करते हो टी और कॉफ़ी, टी या कॉफ़ी, ठीक है। इसका मतलब कि ऑप्शन दे रहा है आपको कि आप टी पसंद करते हो या फिर आप कॉफ़ी पसंद करते हो। तो इसमें आप यस नो नहीं बोलोगे, आपको मतलब विकल्प वहाँ पे लेने पड़ेंगे कि आप टी पसंद करोगे या लोगे या फिर कॉफ़ी लोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग चॉइस क्वेश्चन बोलेंगे, यानी अल्टरनेटिव क्वेश्चन बोलेंगे। विल यू लिव इन विलेज और इन सिटी, ठीक है, तुम क्या कहाँ रहोगे, ठीक है, गांव में रहोगे कि आप सिटी में रहोगे, ठीक है। तो आपको विकल्प दिए जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, लिखा हुआ है टैग क्वेश्चन में कि यू लव मी डोंट यू, ठीक है, यू लव मी, ठीक है, तुम मेरे से प्यार करते हो, ठीक है, करते हो ना, ठीक है। तो ये आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाह रहा है, ठीक है, कि आप उसको प्यार करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। हालांकि टैग क्वेश्चन को आप देख लेंगे, समझिएगा, मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। इसमें एक वीडियो मेरे को देना भी बाकी है। तो ये अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हुआ, अभी आपका टैग क्वेश्चंस हुआ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अल्टरनेटिव क्वेश्चंस क्या होता है और टैग क्वेश्चंस क्या होता है। यानी कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो हम इसको क्या कर लिए सर, फिनिश कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। ओके, देखिए सर, यहाँ पे जो थर्ड वन है आपका सेंटेंस का, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस का,
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर जो सेंटेंस का थर्ड पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका नाम होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ना, एक प्रकार का आपका सेंटेंस का ही पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को हम लोग कमांड करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका इम्परेटिव सेंटेंस का ही काम होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं ना, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए, ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर किसी को दे रहे हैं, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। कृपया मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ठीक है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस ही हुआ, ठीक है ना। मन लगाकर पढ़ो, ठीक है, तो किसी को हम लोग एडवाइस दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस ही हुआ। तो यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी को सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से कमांड करते हैं, ठीक है, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि इम्परेटिव सेंटेंसेज गिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एडवाइस, कमांड्स, ऑर्डर्स और मेक अ रिक्वेस्ट। यानी कि जो मैं बातें आपको हिंदी में बताया वही यहाँ सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई है। इम्परेटिव सेंटेंस जो आपका है इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, एडवाइस देता है, कमांड्स करता है, ऑर्डर्स देता है और रिक्वेस्ट करता है, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। ये आपका डिफिनेशन हुआ। आइए हम समझेंगे कुछ पॉइंट को। लिखा हुआ है दे आर पंक्चुएटेड विथ फुल स्टॉप। आई मीन टू से इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी एक पीरियड का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस लिखें आप तो लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करें, ठीक है। सेकेंड आपका जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो लिखा गया कि इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपका स्टार्ट्स होते हैं, ठीक है, किससे, फ्रॉम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, जो बेस फॉर्म होता है वो उससे आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। एक बात आप इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है, मेक पॉइंट कर लो आप, ठीक है ना, कि ये जो आपकी जो ये पॉइंट है ना, ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखोगे इम्परेटिव सेंटेंस पहचानने का एक बहुत ही साधारण सी आपकी बात होती है, मैटर होती है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ठीक है। आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा जो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस को दिखाते रहेगा, ठीक है। तो यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस का स्टार्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है। इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, एक जानकारी है बहुत अच्छी, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का। आगे देखो, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है। आप कह लो कि सब्जेक्ट जो होता है ना, ठीक है, सबसे पहली बात आप समझो कि बिना सब्जेक्ट का तो सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस तो वर्ब से स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन छुपा रहता है, ठीक है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें भी सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के रूप में कौन रहता है, यू रहता है, लेकिन यू जो होता है ना सर छुपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जब हम लोग क्या ऑर्डर देंगे, किसी को सुझाव देंगे, ठीक है, कमांड करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति से ही तो करेंगे। तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए यू हुआ, यानी सेकेंड पर्सन हुआ, और वो आप क्या हुए, आप फर्स्ट पर्सन हुए। तो जब हम लोग ऑर्डर देंगे तो सामने वाले व्यक्ति को देंगे, यानी यू को ही देंगे। तो यू को डायरेक्टली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यू छुपा रहता है, सामने वाला व्यक्ति आपके लिए यू बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैं क्या कहूँ आपको कि स्विच ऑफ द फैन, आप फैन को बंद कर दो। तो फैन को बंद करने के लिए जब भी बोलेंगे हम, तो किसी व्यक्ति को बोलेंगे जो आपके सामने होगा, और आपके सामने वाला व्यक्ति सेकेंड पर्सन होता है, ठीक है। तो इसीलिए यू को हम लोग छुपा के रखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में दिखाया नहीं जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म यानी कि V1 से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये जो बातें लिखी हुई थी मैं आप लोग को वन बाय वन करके पूरी तरीक़ा से क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, और मेरी उम्मीद है कि समझ में भी आप लोग को आया होगा, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस जो इन्फॉर्मेशन देता है सर, इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है, ऑर्डर करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है, आपका एडवाइस देता है, उसका इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है और सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा रहता है। चलिए इसके एग्जांपल्स हम लोग मिलते हैं यहाँ पे समझते हैं। आइए, ठीक है, इसको इरेज करने की ज़रूरत है। अब एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए पहली सेंटेंस को ले लेते हैं हम लोग, स्विच, ओके, स्विच ऑफ द फैन,
ओके, फैन को आप स्विच कर दो, ठीक है, ऑफ कर दो। तो ये आपका क्या हुआ सर, ये आपका ऑर्डर हुआ, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो ये बात बोलकर, ठीक है, कि आप फैन को ऑफ कर दो। आगे देखो, गो देयर, ठीक है, गो देयर एट वंस, एट वंस, आप तुरंत वहाँ चले जाओ। तो आप किसी को क्या कर रहे हो, आप अभी भी किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए V1 ये आपका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ये भी आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो इम्परेटिव सेंटेंस बना कि नहीं बना। तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस आएगा ना तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा V1 से होती है, देखो आपके सामने है, ठीक है। आप किसी को कहते हो प्लीज, 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 प्लीज हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, कृपया मेरी मदद करें। तो ये जो सेंटेंस होता है ये आप किसी को क्या कर रहे हो, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। देखिए, हेल्प, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ठीक है, गरीबों की मदद करो। तो आप किसी को क्या कर रहे हो सर, किसी को आप सुझाव दे रहे हो, किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ना वो आपके क्या करते हैं सर, वो आपके ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस देने के काम करते हैं। उनकी स्टार्टिंग V1 से होती है और लास्ट में आपका फुल स्टॉप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को मैं बताने की कोशिश किया, तो आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ को। तो एग्जाम्पल तो आप बहुत सारा मैं एग्जाम्पल आप लोग को दे के बताऊँगा, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना, तो आप देख लो, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फिलहाल इतना एग्जाम्पल्स आप लोग समझ गए होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, स्टैंड एट इज, ठीक है, आप सावधानीपूर्वक खड़ा रहो। तो किसी को आप क्या कर रहे हो, किसी को आप कमांड दे रहे हो, ठीक है ना। कमांड ही डायरेक्ट ऑर्डर होता है, ठीक है ना, ये भी ऑर्डर ही होता है, लेकिन ये हमेशा आपका जो होता है फोर्सेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मिलिट्री के लिए, ठीक है। आगे देखो आप, काइंडली, काइंडली गिव मी अ पेन, कृपया मेरे को कलम दीजिए। ये आपका रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग, है ना, चीज़ों को दिखा सकते हैं, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी से कमांड कर सकते हैं। तो आपके क्या हुआ सर, ठीक है, और आपका क्या हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस का सारी एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस में बता दिया आप लोग को, डिक्लेरेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, ठीक है, इतना सारा मैं आप लोग को सेंटेंस बता दिया, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस, अभी भी 2 सेंटेंस फंक्शन के आधार पर रह गए हैं। पहला आपका रह गया है, फोर्थ वन रह गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ वन रह गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो आपको लास्ट मतलब जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। और वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर भी सेंटेंस को बता दूंगा कि जो सिंपल होता है, कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है गाइज, मैं यहीं तक आप लोग को छोड़ना चाहूँगा, आप इसको समझोगे। इसके बाद जो बची हुई सेंटेंस 2 है मैं आगे अगली क्लास में क्लियर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है, आप लोग पढ़िए, ठीक है, इंजॉय कीजिए, ओके, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीबॉडी।